हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल कोरियन लव स्टोरी जो ईयर 2020 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मगर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीन में हम सोजुंग को देखते हैं जो अपने घर साइकिल से आती है और उसकी मदर की जो केयर टेकर है वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारी माँ ने घर का बहुत बुरा हाल कर दिया है। सोजुंग की मदर को अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी। सोजुंग वहाँ से सब मैनेज करने के बाद जब ग्रीनरी कैफ़े पहुँचती है जहाँ वो काम करती है तो काम पर लेट पहुँचने पर कैफ़े का मालिक स्योंजे उस पर बहुत भड़कता है। जब सोजुंग का दोस्त जो कैफ़े में ही काम करता है वो बॉस को सोजुंग की माँ की तबीयत के बारे में बताता है तो भी स्योंजे सोजुंग को खरी खोटी सुनाता रहता है। पनिशमेंट के तौर पर उसे अकेले ही सारा काम करने के लिए बोलता है। इतने में वहाँ स्योंजे की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम एना है। स्योंजे उसके साथ चला जाता है और सोजुंग के साथ जो दो लड़के वहाँ काम करते हैं वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। अब सोजुंग अपना सारा काम निपटाकर अगले दिन की बेकिंग प्रिपरेशंस में लग जाती है ताकि उसे कल कोई डांट ना पड़े। तभी बाहर बिजली चमकने की आवाज़ होती है तो सोजुंग विंडो में से बाहर देखती है कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जो बारिश से बचने के लिए वहाँ कुछ देर रुकना चाहती है। सोजुंग उस बूढ़ी औरत को कुछ खाने के लिए देती है और अपने काम में लग जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो वहाँ आती है तो वो औरत जा चुकी होती है, मगर वो वहाँ पर एक किताब छोड़ जाती है जिसका टाइटल होता है आर यू इन लव। जब सोजुंग उस बुक को उठाती है तो उसका टाइटल शाइन करने लगता है। सोजुंग जब उस बुक को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हारे प्यार के बारे में कोई भी सवाल हैं तो इस बुक में उनके जवाब मिल जाएंगे। तब सोजुंग पूछती है कि क्या मुझे कभी सच्चा प्यार होगा। ऐसा बोलकर जब वो पन्ना पलटती है तो उसे जवाब मिलता है कि बहुत से लोग तुम्हें अपने प्यार का इजहार करेंगे। तभी वहाँ स्योंगजेन आ जाता है। वो सोजुंग को फिर से सुनाते हुए कहता है कि तुम इतनी देर तक कैफ़े में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ाने हैं। तब वो सोजुंग को कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो इस समय अकेली घर गई तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका खर्चा भी उसे ही देना पड़ेगा। घर पहुंचने पर सोजुंग जब स्योंजे को बाय बोलती है तो वो बिना सुने ही चला जाता है। इससे सोजुंग को बहुत बुरा लगता है। तभी सोजुंग के पास उसका एक नेबर आता है और उससे उसका नंबर मांगता है और अपना कार्ड भी उसे दे देता है। इसके बाद जब सोजुंग अपने घर पहुंचती है तो घर के बाहर उसे उसके मॉम की केयर टेकर मिलती है जो सोजुंग को बोलती है कि मैं अब तुम्हारी मॉम की देखभाल नहीं कर पाऊंगी और मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तब सोजुंग उन्हें कहती है कि प्लीज़ वो ऐसा ना करें क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोजुंग अपनी मदर और जॉब को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएगी। सोजुंग को ऐसे परेशान देखकर केयर टेकर अपना डिसीजन बदल लेती है। अगली सुबह जब सोजुंग कैफ़े जाने के लिए घर से निकलती है तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर एक शख्स आता है और वो सोजुंग को प्रपोज करके उसका फ़ोन नंबर मांगता है। इसके बाद जब सोजुंग हैरान सी कैफ़े पहुंचती है तो एना जो वहाँ पहले से बैठी है वो सोजुंग को कहती है कि सोजुंग क्या तुम सिर्फ पैंट्स ही पहनती हो, तुम दूसरी ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती, तुम्हें बाकी ड्रेसेस भी कभी कभी पहननी चाहिए, तुम इससे अट्रैक्टिव लगोगी। इसके बाद स्योंजे वहाँ आ जाता है और एना उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सोजुंग और उसके दोस्त और बॉस काउंटर पर खड़े होते हैं तभी कैफ़े में बैठा एक शख्स वहाँ आता है और सोजुंग से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपना कार्ड भी दे देता है। इससे वहाँ खड़े सोजुंग के दोस्त बहुत हैरान होते हैं कि सोजुंग जैसी सिंपल लड़की को कोई कैसे प्रपोज कर सकता है, वो भी जब एना जैसी अट्रैक्टिव लड़की वहाँ बैठी हुई है। तब सोजुंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आजकल बहुत सारे लोग अपना नंबर दे रहे हैं, कल मुझे एक नेबर ने भी अपना फ़ोन नंबर दिया था। किसी को भी सोजुंग की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले सीन में सोजुंग कैफ़े के लिए टार्ट्स बना रही होती है जो कि एक नई रेसिपी का सैंपल होता है। तभी स्योंजे वहाँ आता है और एक टार्ट टेस्ट करता है और उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सोजुंग को सुनाता हुआ कहता है कि उसे डेटिंग के बजाय अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सोजुंग को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब सोजुंग घर आती है तो वो उस बुक को देखकर कहती है कि क्या आज जो लोग मुझसे प्यार का इजहार कर रहे थे वो सब रियल थे। तब वो बुक को खोलती है और उसमें लिखा होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ खुद पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये पढ़कर सोजुंग हैरान रह जाती है। उसे अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो वो एक दूसरा पन्ना खोलती है जिसमें लिखा होता है जब अंधेरा हट जाएगा तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। अगले दिन सोजुंग जब अपनी बनाई एक डिश बॉस को टेस्ट कराने के लिए लाती है तो वहाँ वो बॉस और एना को आपस में हंसते हुए बात करते देखती है।
तो उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से वापस चली जाती है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि सोजुंग बॉस को पसंद करती है। अगले सीन में रात को सोजुंग, उसके फ्रेंड्स और बॉस ये सब एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं और उस दौरान सोजुंग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक्स ले लेती है और अपने होश में नहीं रहती। तब बॉस सोजुंग को घर छोड़ने के लिए कार में बिठाते हैं। नशे की हालत में सोजुंग बॉस का एक फ़ोटोग्राफ जो छोटे से फ्रेम में गाड़ी में लगा होता है वहाँ से उतार लेती है और अपने पास रख लेती है। बॉस भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह जब सोजुंग की आंख खुलती है तो बॉस के फ्रेम को अपने हाथ में देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि ये मैंने रात को क्या बेवकूफ़ी की है, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी। सोजुंग जब जॉब पे जाने के लिए घर से निकल रही होती है तो उसकी माँ की केयरटेकर उसे उसके माँ के हाथों का बना हुआ केक टेस्ट कराती है जो बहुत टेस्टी था। अब कैफ़े में पहुंचकर सोजुंग अपनी माँ की वही केक की रेसिपी ट्राई करती है जो बॉस को बहुत पसंद आती है और इस रेसिपी को स्पेशल एडिशन में शामिल कर लिया जाता है। सोजुंग इससे बहुत खुश होती है। अगले सीन में सोजुंग बॉस को उनका एक पार्सल देने के लिए ऊपर जाती है तो वो रूम के बाहर से सुनती है कि ऐना और बॉस के बीच बहस हो रही होती है क्योंकि ऐना 2 साल के लिए यूएस से जाने वाली है और ऐना ने ये बात बॉस को नहीं बताई। सोजुंग ये बातें सुनकर बहुत सैड हो जाती है और उसका काम में मन नहीं लगता कि अब बॉस का तो दिल ही टूट जाएगा। इसके बाद सोजुंग जब किचन में काम कर रही होती है तो बॉस वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। इसके बाद बॉस जब सोजुंग से रात के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो बहुत एम्बेरसमेंट फील करती है और कहती है कि नहीं, उसे तो कुछ भी याद नहीं है कि रात को क्या बात हुई। बॉस सोजुंग की साइकिल को अपनी गाड़ी में डाल देते हैं और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। तभी ऐना वहाँ आ जाती है और गाड़ी में आगे जाकर बैठ जाती है। स्योंग जे ये देखकर ऐना के पास जाकर उसे वहाँ से उठने को कहता है। ऐना मना कर देती है। उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी सोजुंग उन दोनों के पास आती है और उन्हें कहती है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो खुद ही घर चली जाएगी। अब सोजुंग को पैदल ही घर जाना पड़ता है क्योंकि उसकी साइकिल तो बॉस ने पहले ही गाड़ी में रख दी थी। घर पहुंचकर आराम कर रही होती है तो वो बुक हाथ में लेकर सोचती है कि अंधेरा हट जाएगा और सच सामने आ जाएगा, इसका क्या मतलब है। और वो बुक को खोलती है तो एक रैंडम फ्रेज सामने आ जाता है कि जल्द ही एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उसे उसको छोड़ना नहीं है। अब सोजुंग को ये बात कंफ्यूज कर देती है और वो इस तरफ ध्यान नहीं देती। देर रात जब सोजुंग सो रही होती है तो डोरबेल बजती है तो वो सोचती है कि इस टाइम कौन आया होगा। वो जब दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक टैक्सी ड्राइवर स्योंग जे के साथ खड़ा होता है और स्योंग जे पूरी तरह नशे में होता है। स्योंग जे के पर्स में कैश नहीं होता तो सोजुंग टैक्सी ड्राइवर को पे करती है। फिर टैक्सी ड्राइवर के जाने के बाद वो स्योंग जे से पूछती है कि वो इस समय यहाँ क्यों आए हैं। तो स्योंग जे उसे कहता है कि जिन लोगों ने भी उसे प्रपोज किया है वो सब लोग फेक हैं और क्या सोजुंग उसके साथ डेट पर चलेगी। सोजुंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो स्योंग जे को कहती है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ऐना 2 साल के लिए यूएस से जा रही है और वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। और वो उनकी बातों को इग्नोर करके अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। स्योंग जे बाहर से चिल्लाता रहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन दे रहा हूँ, तुम मुझे 2 दिन में जवाब दे देना। सोजुंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बुक को हाथ में लेकर कहती है कि यही अपॉर्चुनिटी थी जिसके बारे में लिखा था। सुबह जब वो जॉब पे जाने के लिए घर से निकलती है तो उसकी साइकिल बाहर ही खड़ी होती है और साइकिल के बास्केट में 2 पेपर पड़े होते हैं जिन्हें वो डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद जब वो सिग्नल पर पहुंचती है तो देखती है कि जो आदमी उस दिन उसे प्रपोज कर रहा था वो आज एक दूसरी लड़की के साथ था। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। ऐसे ही हैरान परेशान वो कैफ़े पहुंचती है। स्योंग जे की रात वाली हरकत से वो बहुत गुस्से में होती है। अगले सीन में सोजुंग को वही आदमी कैफ़े में बैठा हुआ दिखता है जिसने उसे कैफ़े काउंटर पे प्रपोज किया था और अपना नंबर भी दिया था। आज वो यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के साथ बैठा था। ये देखकर उसे दूसरा शौक लगता है। सोजुंग अपना सारा काम ख़त्म करके अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ केयर टेकर उसे कहती है कि वो उसकी मॉम को घर ले जाएगी और सोजुंग अपने कैफ़े जा सकती है। सोजुंग अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती है। शाम को वो जब घर वापस आती है तो उसका नेबर और पड़ोस का एक दूसरा आदमी उसे परेशान करने लगते हैं।
ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि सोजुंग ने उनके पैम्फलेट्स को सुबह फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। वो चाहते हैं कि सोजुंग उनका एक प्रोडक्ट खरीदे। यहाँ सोजुंग समझ जाती है कि उस पड़ोसी ने भी अपने मतलब से ही उसको अपना नंबर दिया था। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं और उन दोनों को सोजुंग को परेशान करते देखकर सोजुंग को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और उन दोनों को मारते हैं, पर वो दोनों मिलकर बॉस को ही मारने लगते हैं। सोजुंग ये देखकर परेशान हो जाती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है। जब मामला थोड़ा शांत होता है तो उसके बाद वो दोनों एक मेडिकल स्टोर के बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं। बॉस उससे पूछते हैं कि जब मैं कल रात को तुम्हारे घर आया था तो तुमने मेरे लिए टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए थे? तो सोजुंग हाँ बोलती है। तब बॉस सोजुंग को उसके पैसे लौटा देते हैं। सोजुंग वहाँ से गुस्से में घर आती है। उसे लगता है कि रात को बॉस ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। अगली सुबह स्योंगजे सोजुंग को कैफ़े ले जाने के लिए उसके घर आता है, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है। आज पहली बार सोजुंग बॉस को स्माइल करते हुए देखती है। कैफ़े में जब सोजुंग काम कर रही होती है तो उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लगता और वहाँ पर आग लग जाती है। तब बॉस उसको बचाने के लिए आते हैं और खुद बेहोश हो जाते हैं। तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो एना एम्बुलेंस में स्योंगजे के साथ जा रही होती है। तब सोजुंग कहती है कि मुझे स्योंगजे के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। हॉस्पिटल में जब सोजुंग बैठी बैठी रो रही होती है तो स्योंगजे वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो सोजुंग बोलती है इसमें भी क्या कुछ पूछने वाली बात है, मैं तो डर ही गई थी। हाँ, स्योंगजे सोजुंग से ये कन्फेस करता है कि उसे भी इसी तरह सोजुंग की चिंता रहती है। तभी वहाँ एना आ जाती है और एना के साथ स्योंगजे वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वह सोजुंग को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो नहीं जाती। फिर बाद में सोजुंग जब कैफ़े पहुँचती है तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंड में होती है। उसके फ्रेंड्स उससे बॉस के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे रही होती। तब उसकी यह हालत देखकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं मालूम? वे उसको बताते हैं कि बॉस उसे कितना प्यार करते हैं। तब सोजुंग कहती है कि बॉस तो एना से प्यार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि एना और स्योंग फ्रेटर्नल ट्विंस हैं और एना 5 मिनट बड़ी है, इसलिए स्योंग उसके साथ कैजुअली बात करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फिर से स्योंगजे के नज़रिए से कुछ सीन्स दोबारा दिखाए जाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जिस दिन वो बूढ़ी औरत वो किताब सोजुंग को देती है उस दिन स्योंगजे कैफ़े के बाहर ही था और वो सोजुंग की चिंता कर रहा होता है, इसलिए उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। और जब सोजुंग स्योंग को बाय बोलती है तो वो इसलिए उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे सोजुंग के सामने बात करने से घबराहट होती है और इसी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो सोजुंग पे गुस्सा भी करता रहता है, जबकि वो अंदर से उसे बेहद प्यार करता है। अब ये सब बातें जानने के बाद सोजुंग जब घर आती है तो वो घर आने के बाद बुक खोलती है और उसमें लिखा था कि टेक सम टाइम। अगले कुछ दिनों तक स्योंगजे सोजुंग से बार बार उसका डिसीजन पूछता रहता है, पर सोजुंग हर बार बात को टाल देती है। स्योंगजे छुप छुप के उसे देखता रहता है। सोजुंग तो बुक में जो लिखा हुआ था उसी के कारण अभी रिप्लाई नहीं कर रही थी। बुक में लिखा था समय जल्दी आएगा, थोड़ा इंतज़ार करो। देखकर एक दिन एना से भी रहा नहीं जाता और वो सोजुंग को बता देती है कि स्योंगजे ने सोजुंग की वजह से जापान जाने के ऑफर को मना कर दिया था। उसे वहाँ पर एक बैरिस्टा लेक्चर के लिए इन्वाइट किया गया था और एना ने सोजुंग का नाम जापान के एक बहुत फेमस डेजर्ट स्कूल में रिकमेंड किया था और अगर सोजुंग चाहे तो स्योंगजे और सोजुंग दोनों साथ में जापान में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोजुंग का जाने का मन तो है पर वो अपनी माँ को लेकर परेशान हो जाती है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद कैफ़े से स्योंगजे सोजुंग को घर ड्रॉप करने जाता है तो दोनों रास्ते में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, बस अपने ही विचारों में रहते हैं। अगले दिन सोजुंग जब कैफ़े आती है तो वो बुक खोलती है और उस बुक के सारे पन्ने ब्लैंक होते हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी स्योंगजे एक शख्स को लेकर वहाँ आता है जो सोजुंग की स्पेशल डिशेस को ट्राई करता है और उनकी तारीफ़ करता है और उसे जापान के लिए इनविटेशन देता है, मगर सोजुंग जापान जाने के लिए मना कर देती है। इससे स्योंगजे हैरान हो जाता है, मगर सोजुंग वहाँ से बाहर चली आती है। जब वो कैफ़े से बाहर बैठी होती है तो बहुत परेशान होती है। तभी आसमान में वैसी ही बिजली चमकती है जैसी उस रात चमकी थी जब वो ओल्ड लेडी कैफ़े आई थी। इसलिए वो भागती हुई कैफ़े आती है और अपनी बुक को ढूंढने लगती है, पर स्योंगजे उसे बताता है कि एक ओल्ड लेडी आई थी और वो बुक ले गई और साथ में वो ये भी कह रही थी कि अब वो बुक सोजुंग की कोई मदद नहीं कर सकती। अब सोजुंग बुक के लिए और भी परेशान थी। तभी उसके लिए एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसकी केयर टेकर बता रही थी कि उसकी मॉम कहीं चली गई है।
जुंग वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है कि तभी फिर से उसका फ़ोन बजता है। फिर वो जल्दी वापस कैफ़े आती है। उसकी मॉम वहाँ पर होती है, जिससे सोजुंग की जान में जान आती है। मुझे उसे कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। इस पर सोजुंग मना कर देती है और खुद ही अपनी मॉम को लेकर घर चली जाती है। घर आकर वह अपनी मॉम से बहुत बार माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी माँ को ये सब तकलीफ़ हो रही थी। अगले दिन से सोजुंग जब काम पर आती है तो बहुत खोई खोई सी होती है। उसका जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। सब उसको देखकर परेशान होते हैं। तब स्योंगजे भी एक दिन उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें क्या हो गया है, पर सोजुंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। आखिर सोजुंग के इस व्यवहार की वजह से एक केक जो कि डिलीवर करना था जल जाता है और स्योंगजे को कस्टमर से माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये बात सोजुंग को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद स्योंगजे सोजुंग को कैफ़े से बाहर ले जाता है और पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इस पर सोजुंग बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। घर पर मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे तुम्हें देखना पड़ता है। सोजुंग यहाँ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो स्योंगजे को बहुत पसंद करती है, बट अब उसके लिए सब चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। अब वो स्योंगजे से दूर रहना चाहती है। ये सुनकर स्योंगजे इमोशनल हो जाता है। सोजुंग को अपनी लाइफ बुक के बिना अब अधूरी लग रही होती है। वो दुखी होकर ब्रिज पर चली जाती है और रोती है। स्योंगजे यहाँ पर एक मुश्किल डिसीजन लेता है कि अब उसे 6 महीने के लिए जापान जाना है। यहाँ हमें वो सीन भी दिखाए जाते हैं जब वो नशे की हालत में सोजुंग को घर छोड़ने जाता है और जब सोजुंग स्योंगजो का फोटो गाड़ी से उतारकर अपने पास रख लेती है तो अंदर से स्योंगजे बहुत खुश होता है और इसे मेमोरी के रूप में संजो लेता है। साथ ही वो सीन भी दिखाया जाता है जब वो टैक्सी में बैठकर एक दिन नशे की हालत में सोजुंग के घर पहुंचता है तो वो दरअसल वहां उसे प्रपोज करने ही गया था। अगले सीन में स्योंगजे जापान के लिए निकल रहा होता है और ऐना के साथ बात कर रहा था और सोजुंग दूर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। वो बहुत उदास होती है, उसकी आंखों में नमी होती है और स्योंगजे वहाँ से चला जाता है। सोजुंग जब रात को कैफ़े से घर जा रही होती है तो वो जब अपनी साइकिल की बास्केट को देखती है तो उसे याद आता है कि स्योंगजे ने उसकी साइकिल की टूटी हुई बास्केट को भी ठीक कर दिया था और वो कैसे उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। वो उसको बहुत मिस कर रही होती है। इसके बाद जब सोजुंग घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम को संभालती है जिन्होंने सब सामान बिखेर दिया था और वो बहुत रो रही होती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत चुके हैं और ऐना एक दिन सुबह कैफ़े आती है तो सोजुंग के दोस्त उससे स्योंगजे के बारे में पूछते हैं कि स्योंगजे जापान से आ गया है तो वो कैफ़े क्यों नहीं आ रहा। इस पर ऐना कहती है कि उसे अभी कुछ काम कंप्लीट करने हैं तो वो उसके बाद ही आ पाएगा। यहाँ सोजुंग समझ जाती है कि स्योंगजे उसकी वजह से ही कैफ़े नहीं आ रहा। अब ये बात सोजुंग को अच्छी नहीं लगती। सोजुंग जब घर जाती है तो स्योंगजे की जो तस्वीर उसके पास होती है वो देख रही होती है। उसके नीचे उसको अपनी तस्वीर मिलती है। सोजुंग रात को अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि वो ये नहीं ले सकता और उसे स्योंगजे को ही देना होगा। इसके बाद सोजुंग स्योंगजे के दरवाजे पर रेजिग्नेशन लेटर रखकर आ जाती है और इसी समय उसे स्योंगजे के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। स्योंगजे भी खिड़की से उसे जाते हुए देखता है। अगले दिन सुबह जब सोजुंग घर से निकलती है तो उसे अपनी साइकिल की बास्केट में वही बुक दिखती है। वो जब बुक को खोलती है तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसको पढ़ते ही वो जल्दी से साइकिल पर स्योंगजे के पास पहुंच जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बुक को तो ऐना और स्योंगजे ने प्रिंट करवाया था, ये वो वाली ओरिजिनल बुक नहीं। दरअसल ऐना ने ही सोजुंग की ये हालत देखकर स्योंगजे को ये सजेस्ट किया था कि अगर सोजुंग उस बुक की बातों को इतना मानती है तो क्यों ना हम वैसी ही एक बुक प्रिंट करवा लें, क्योंकि उस बुक की वजह से ही तो वो प्यार का इजहार करने से रुकी हुई है। तभी सोजुंग स्योंगजे के पास पहुंच जाती है और वो उसे प्यार से खुश होकर गले लगा लेता है। दोनों बहुत खुश थे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बुक में लिखा था कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है। इसके बाद हमें सोजुंग की मदर को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें शायद उनकी बेटी की खुशी फील हो गई थी। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हम अपना असली वजूद ही खो दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।